ओके, सो प्रीवियसली जो हम टॉपिक कर रहे थे ऑसिलेशन, मतलब एसएचएम कर रहे थे। एसएचएम में लास्ट लेक्चर में देखे हमने कहाँ तक कंक्लूड कर दिया हुआ था लास्ट लेक्चर में एसएचएम में। ओके, सो एसएचएम में हमने क्या पार्ट स्टार्ट कर दिया हुआ था? पैरामीटर्स इन एसएचएम, ये पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो पैरामीटर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि पहला क्या था, डिस्प्लेसमेंट, कि किस टाइप के डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो वो हमने देख लिया था। इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली चीज क्या थी, ये कि जब +5 होता है तो ग्राफ किस तरीके का होता है, और जब -5 होता है तब ग्राफ किस तरीके का होता है, ये हमें थोड़ा सा माइंड में रखना था। तो मैंने बताया भी था कि अगर ये साइन कर्व है और अगर इसमें +5 है तो शिफ्टिंग किस तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है, मतलब ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। और अगर -5 है तो फिर क्या करते हैं, माइनस है सो इसका मतलब आगे की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये ग्राफ, ये जर्नल साइन कर्व था और इसे हम आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो मतलब कुछ इस तरीके का साइन कर्व हमें दिखेगा। और इसको इंटरप्रेट करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, क्या चेक करते हैं यार, टाइम 0 पर वैल्यू देखते हैं। तो अगर -5 है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये देखो नेगेटिव आ रही है। अगर +5 होता तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी, इसलिए ऊपर था वो ग्राफ। तो ये क्रॉस चेक जरूर कर लेते हैं t0 पर। फिर क्या देखा यार हमने डिस्प्लेसमेंट के बाद, वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो मेजर फॉर्मूले हमने देखे। क्या किया यार, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया तो अपना क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वेलोसिटी दो टाइप में आई, एक बार पहले किस में आई, फंक्शन ऑफ टाइम में, और एक दूसरी बार वेलोसिटी आई किसमें, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और मैंने बताया था कि यार डिस्प्लेसमेंट वाले पे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, तो इसकी एकदम हैबिट रखना, अच्छे से लर्न करके रखना दोनों फॉर्मूले स्पीड के बारे में। फिर हमने बात की कि यार मैक्सिमम और मिनिमम कैसे चेक करते हैं, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड कहाँ पर कैसे होती है, तो वो भी हम देख सकते हैं। आदित्य भोसले एक्सप्लेन करें यार, मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर कैसे होती है। यस सर। हाँ बताएं। सर मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे होती है सर। ओके, मैक्सिमम स्पीड मीन पे होती है, और मतलब मिनिमम उधर एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है। और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है सर, ए ओमेगा। ए ओमेगा। वेरी गुड यार, तो ये याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, प्रैक्टिस शीट मैंने पोस्ट कर दी है, आप उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। आज के लेक्चर होने के बाद आप क्वेश्चन 1 to 45 तक ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर 2 days हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 to 45। सेम आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप आल्सो, सो डोंट वरी। फिर हमने क्या किया, दोनों के ग्राफ बनाए। तो ये याद रखना यार कि कौन सा साइन कर्व है, और अगर किसके साथ बनाया हुआ है, डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये ग्राफ कैसा आता है, एलिप्स, याद है। तो ये ग्राफ रहेगा एलिप्स। फिर हमने एवरेज स्पीड की बात की, और फिर हमने एक्सेलरेशन की बात की। मुझे लगता है यहाँ तक किस सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या? ओके, तो आज हम अपना फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्या, एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसे, सबसे सिंपल वन, क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो यार देखना, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे सिंपल वन है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला पता रहता है ना, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं है इसे सॉल्व करने में। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ mv²। और v अभी अभी जस्ट हमने स्टडी किया हुआ है। बताएं यार v का फॉर्मूला क्या, इन टर्म्स ऑफ टाइम बताएं। a omega cos omega t। यस, वेरी गुड। सो a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक। तो इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या बन गया, ये बन गया हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये बन गया क्या, काइनेटिक एनर्जी का। ये कौन सा फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम।
सो ये है काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम। सोचो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस चाहिए, मतलब पूछ लेगा कि इस लोकेशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो फिर इसका मतलब मुझे v का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए था? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, वेरी गुड। सो ये हुआ हाफ mv स्क्वायर, और मुझे एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो मैं फार्मूला यूज करूंगा हाफ m। v का फार्मूला रहेगा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर हमने। सो ये क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये किसके टर्म्स में आ गया? डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। क्लियर यहाँ पर? तो ये दो काइनेटिक एनर्जी के क्या करने हैं आपको याद रखने हैं। क्लियर? मतलब बहुत ही सिंपल है। मैंने पूछ लिया कि यार बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो यार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये वैल्यू जब मिनिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्स होगी। तो मिनिमम कितनी होती है? एक्स की वैल्यू 0, जी तो मतलब मीन पोजीशन पर मैक्स होगी। ठीक, और हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जब वेलोसिटी मैक्स होगी तभी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी। तो बताएं कहां पर कैसे काइनेटिक एनर्जी होगी? एट मीन पोजीशन क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी कितनी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x 0 है, तो क्या बचेगा? सिर्फ a स्क्वायर। और एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर यहाँ पर क्या सिचुएशन आएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0। मिनिमम, दैट इज 0। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यार स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। हमें काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला डेवलप किया? फंक्शन ऑफ टाइम के साथ, जब कभी टाइम पूछेगा। फिर क्या डेवलप किया? जब कभी किसी लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। फिर थोड़ी सी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देख ली। और इसके बाद अब क्या देखेंगे? ग्राफ्स देखेंगे। तो दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। चले ये देखें कि ये किस चीज का ग्राफ है? कॉस स्क्वायर का। तो पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी बनाने के पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? कॉस का ग्राफ बना लेना चाहिए। तो यार पता है ना कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? मैक्स वैल्यू से। सो ये हो गया क्या? कॉस का ग्राफ। किसी को कोई डाउट? कॉस के ग्राफ में साइन 0 से स्टार्ट होता है, कॉस 90 फुल वैल्यू से स्टार्ट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये किसका ग्राफ है? कॉस थीटा का। लेकिन हमें किसका ड्रॉ करना है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, तब वो स्क्वायर उसे क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब ग्राफ क्या नेगेटिव में होगा क्या? नहीं, सारा ग्राफ कहां पर होगा? पॉजिटिव में ही रहेगा। नेगेटिव में ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरीके का दिखेगा। क्लियर सबको? तो ये अपना ग्राफ किसका हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा वाला। और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने जस्ट देखी कितनी है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हो तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट क्या? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस चीज का फंक्शन है? कार्तिक एनी डाउट? फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो किसी को याद है कि कॉस स्क्वायर फंक्शन की फ्रीक्वेंसी रियल में क्या होती है? बताया था 2 ना, ओमेगा। 2 ओमेगा होती है। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी किस किस फ्रीक्वेंसी से फ्लक्चुएट होगी? 2 ओमेगा से। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम पहले लेफ्ट की तरफ गए, मतलब राइट की तरफ गए, फिर रिटर्न आए वहां से, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गए, फिर रिटर्न आए, ये हुआ हमारा क्या? 1
ऑसिलेशन। तो आप देखना कि काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्स, फिर यहाँ पर 0, फिर वापस से क्या हो गई, मैक्स, फिर यहाँ पर वापस से काइनेटिक एनर्जी 0, फिर यहाँ पर आकर वापस से मैक्स। तो ऐसा नहीं हुआ ना कि इधर पॉजिटिव है काइनेटिक और इधर नेगेटिव, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है तो मैं इसी को बोल सकता हूँ ना कि यार मैक्स से स्टार्ट हुआ और एंड भी कहाँ पर हुआ, मैक्स पर। तो ये उसका हो गया वन ऑसिलेशन, और नेक्स्ट ऑसिलेशन फिर से मैक्स से स्टार्ट हुआ और एंड होके वापस मैक्स। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वन ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी बार ऑसिलेट हो गई, 2 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगा क्या सबको। frequency of kinetic energy is twice the frequency of oscillation. Clear? ये लाइन यार सबको ओके है। अच्छा चलिए दूसरा ग्राफ बताएं, डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा। x और k में क्या ग्राफ दिख रहा है, कोई बताए। काइनेटिक एनर्जी पैराबोलिक दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बट वैल्यूज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो पैराबोला किस टाइप का बनने वाला है। ओके तो देख लें, पैराबोलिक है बट वो कैसा ग्राफ होगा देख लेते हैं। सो इस बार हमें बिकॉज डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट राइट दोनों में दिखाना होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर दोनों ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो कि 0 पर काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्स, जबकि x इज इक्वल टू ए पर कितनी है, 0, एंड x इज इक्वल टू माइनस ए पर भी कितनी है, 0। तो समझ आया कैसा ग्राफ बनने वाला है, इस टाइप का पैराबोला बनने वाला है। यार क्लियर सबको। यार बताएं, और ये टॉप वैल्यू, ये मैक्स वैल्यू कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बता दोनों ग्राफ समझ आए या नहीं। यार बताएं काइनेटिक एनर्जी के दोनों ग्राफ समझ में आए या नहीं। यस सर। ये डिस्टेंस के साथ है, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग है, और ये आपका टाइम के अकॉर्डिंग है। तो मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी ओके है, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का ऑफ कोर्स नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो सिंपल है, किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी जिसका कुछ कांस्टेंट होता है तो उसे हम पिक कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है, क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के जैसा लिखने का ट्राई कर रहे हैं, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। ओके तो यहाँ पर देखें वेयर के और एक्स क्या है, तो हमें पता है के क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला याद है किसी को, ये फॉर्मूला याद है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, वेयर एंड एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। ये कांस्टेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट टाइप का, यही के होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू हाफ, यहाँ से के देखे स्क्वायर होगा ओमेगा का इंटू एम, तो क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन आ गई,
x square. x का, सो ये u आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x, और x की वैल्यू अगर हम टाइम के साथ रख देंगे तो क्या आ जाएगा फंक्शन, x की वैल्यू क्या रख दें, a sin ओमेगा t का स्क्वायर, तो इसका मतलब u क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। क्लियर? तो ये किसका फंक्शन आ गया, टाइम का। तो देख रहे हो, कंपेयर कर सकते हैं तुरंत हम। किसी को कोई डाउट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में? तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होगी, एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम x इज इक्वल टू a, वैल्यू क्या आ जाएगी, u की मैक्स होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो u कितना आ जाएगा, u विल बी मैक्स, कितना आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यार ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए, यही काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यही किसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पोटेंशियल की भी है। चले एट मीन पोजीशन पर बात करें, x इज इक्वल टू 0 रखा तो u कितना हो जाएगा, मिनिमम 0। कोई डाउट क्या? अच्छा, बट एक पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिपेंड अपॉन रेफरेंस। इसका मतलब क्या है यार, बताएं। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि u मिनिमम 0 हो जाए। ओके, u मिनिमम क्या हो सकता है, माइट नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या हो सकता है कि हमने जिसे मिनिमम बोला है वो कुछ क्या रहे, u नॉट रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी, एट मीन पोजीशन u कितना हो सकता है, कुछ u नॉट हो सकता है। तो देन एट एक्सट्रीम कितना हो जाएगा, इसका मतलब u naught plus half. Plus u naught. यस। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि u उतनी ही रहे, u की वैल्यू फिक्स नहीं है, u की वैल्यू रेफरेंस पे डिपेंड करती है, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। समझ आया ना? तो ये थोड़ा ध्यान देना कि u अगर आपको दिया, सोचो क्वेश्चन में ध्यान देना, कभी दिया हुआ है कि u मैक्स कितना है 50, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स वो भी कितनी है, तो u कितना था मैक्स, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जबकि काइनेटिक मैक्स भी कितना था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बट आपको क्वेश्चन में दिया है कि सर काइनेटिक मैक्स जो है वो 45 ही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? हमें तो पता है पोटेंशियल का मैक्स भी यही होता है, काइनेटिक का मैक्स भी होता है, बट एक प्रॉब्लम है क्या कि पोटेंशियल में क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ यू नॉट। इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस, क्योंकि हमने रेफरेंस क्या चूज किया, सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, तो हमने बोला कि यार ये रेफरेंस है हमारा, तो ये हो गया क्या, 0। सोचो रेफरेंस ये होता तो फिर ये एनर्जी 0 नहीं होती ना कुछ ये एनर्जी रहती। आइडिया समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देंगे इस लाइन को। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है u मैक्स कितना है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट है क्या?
No, sir. No, sir. No. So it No, sir. may or may not be correct. क्लियर? तो इसका मतलब क्या यू मैक्स का फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर? नो, नॉट श्योर. ये हमेशा रहेगा क्या? नॉट ऑलवेज करेक्ट. क्लियर? क्लियर? बिकॉज यू नॉट माइट नॉट बी 0, बट अगर मैंने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो उसका फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, कभी भी यूज कर सकते हो. तो सोचो एग्जाम में अगर दोनों मैक्स दिया है, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो क्या पोटेंशियल से सॉल्व कर दोगे क्या क्वेश्चन? नहीं, हमेशा क्वेश्चन किससे सॉल्व करो? काइनेटिक से. तो इसका मतलब ये याद रखना है कि ये जो लाइन है ये ऑलवेज ट्रू. बताए पोटेंशियल काइनेटिक समझ आया यार? दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से. टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर है, मतलब अगर एक्चुअल साइन होता तो ग्राफ इस तरीके से रहता, बट बिकॉज ये क्या है, साइन स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर. तो ये किसका फंक्शन है? साइन स्क्वायर थीटा का, जबकि ये फंक्शन क्या है? साइन थीटा का. क्लियर? तो ये अपना क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम. और ये मैक्स वैल्यू कितनी है इसकी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. और देखो यहाँ पर भी फंक्शन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सो इट्स फ्रीक्वेंसी 2 omega. yes is twice of SHM. तो ये भी हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है. चलो डिस्प्लेसमेंट के साथ देख लें कैसा ग्राफ आएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ. पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ तो पैराबोला आएगा. 0 पर वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है? 0. और इन दोनों पर वैल्यू मैक्स है. तो यहां से अपन रीअरेंज कर सकते हैं कि ग्राफ क्या आ जाएगा? पैराबोला आएगा, और सिंपल पैराबोला. क्लियर? यार पॉइंट समझ आया सबको? और ये जो मैक्स वैल्यू है ये कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. बताए समझ आया? अभी फर्क है कि पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ भी पॉसिबल है. इसका मतलब क्या हुआ? U naught से U start. naught. ये U नॉट से स्टार्ट हो रहा है. ये कितना है? U नॉट है. ठीक है, तो मैं बना रही नहीं रहा हूं, आप समझ गए इस चीज को. क्लियर है यार? दोनों चीजें क्लियर है. तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. अब क्या देखेंगे नेक्स्ट? क्या? टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी. देखें यार, टोटल एनर्जी मतलब समझ गया ना यार? क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो यार कर देते हैं दोनों का फंक्शन. क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जबकि इसका क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब अभी ऐड करें इसे, तो ये हुआ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर. इसे ब्रेक कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अभी देखो क्या पता चला?
ये दोनों टर्म कैंसिल। तो देखो ई क्या आ रहा है, ई क्या चीज आ रहा है, ई आ रहा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें कोई भी चीज है जो वेरिएबल है क्या? मास फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, एम्पलीट्यूड फिक्स है। एक्स कहीं पे आ रहा है क्या? टी कहीं पे आ रहा है क्या? नहीं। तो इससे क्या प्रूव होता है? टोटल एनर्जी इज ऑलवेज Constant. so total energy is always constant and it is equal to काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू विच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर? तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यार बताएं, टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा ही होगी ना? ओमेगा। कहीं पे फंक्शन दिख रहा है क्या? कहीं पे फंक्शन दिख रहा है क्या? सर वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स से रिलेटेड है ना? नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी फंक्शन नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कहीं पे फंक्शन दिख रहा है क्या? साइन वगैरह? उसकी मैक्स वैल्यू तो 1 ना हो सर। जाती है ना। हाँ, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0, बिकॉज इट इज, यार कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी क्या? समझ आया? यार ये टर्म समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो एक ही ग्राफ में अगर मैं तीनों को ड्रॉ कर दूं, मैं एक ही ग्राफ में तीनों को ड्रॉ करता हूं, ठीक है? एक्स वर्सेस एनर्जी को ड्रॉ करता हूं, तो आप देखें एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। अब बताओ यार, अच्छे से ध्यान देना, टोटल एनर्जी कैसी रहेगी? टोटल एनर्जी रहेगी फिक्स। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया? टोटल एनर्जी। क्या? टोटल एनर्जी। ये क्या है? ई। उसके बाद ये ग्राफ किसका हो जाएगा बताएं? पोटेंशियल। ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है, बट जो टोटल एनर्जी है वो वेरी नहीं कर रहा है। ओके, और ये ग्राफ किसका हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यार सबको? अच्छा, ये बताओ यार, इस ग्राफ में समझना, ये ग्राफ समझ में आ गया यार सबको? ऑल थ्री वैल्यूज यार सबको ग्राफ समझ में आ गया? ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये पॉइंट कितना है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब सोचना, ग्राफ देखना कि सोचो अगर ग्राफ ऐसा आता, मतलब सारी वैल्यूज क्या रहती? बराबर रहती, बट कुछ ग्राफ आ रहा है ऐसा और एक ग्राफ आ रहा है ऐसा। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ ले लूं, क्या ले लूं मैं? एक फर्स्ट हाफ ले लूं, तो देखो क्या क्या डिफरेंस मिलेगा। फर्स्ट हाफ में ये जो स्काई ब्लू कलर है, इसका एरिया कितना होगा? इतना। जबकि रेड वाले का एरिया क्या होगा? काफी कम। क्लियर? और ये हुआ ब्लू वाले का एरिया।
तो ब्लू का एरिया क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, ठीक। जबकि इसका एरिया ज्यादा है और रेड वाले का एरिया कम है। रेड वाली कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, और ये वाली काइनेटिक। तो इससे ये पता चलता है कि अगर मैं फर्स्ट हाफ ले लूं, मतलब क्या, एम्पलीट्यूड 0 से a/2, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा रहती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है, और कौन सी एनर्जी कम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या दोनों वैल्यू a/2 पर इक्वल हो जाती हैं क्या, क्या ये वैल्यू मिडवे पे इक्वल है क्या, नहीं। देखो मिडवे के काफी आगे जाकर ये वैल्यू इक्वल है, समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे काइनेटिक और ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी अपन लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल रहते हैं। एक लास्ट फैक्टर बचा हुआ है क्या, एवरेज वैल्यूज को लेके। ये जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है उन सब की क्या डिस्कस करेंगे अभी, एवरेज वैल्यूज। अच्छा, कोई बताएगा कि किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये थ्रू आउट द फिजिक्स कभी भी काम आ सकता है, कभी भी किसी चीज का, किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकालते हैं। कोई स्टूडेंट आंसर करेगा, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएट कर, नहीं, suppose there is a function y is equal to, it is a function of time, or y might be a function of something else, let's say y नहीं, कुछ और नाम दे देते हैं, let's say कुछ नाम दे देते a is a function of t, और a might be function of x। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है एवरेज वैल्यू किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन, सबका टोटल करते हैं अपॉन टोटल नंबर्स, ये याद है सबको। यस सर। और जब भी हम बहुत सारी चीजों का टोटल करते हैं मतलब क्या करते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और इन्हें थ्रू आउट द फिजिक्स याद रखना है हमेशा, कि अगर कभी भी एवरेज वैल्यूज पूछा, क्या एवरेज वैल्यू, तो देखना क्या होगा, जब टाइम का फंक्शन है तब ये एवरेज क्या हो जाएगा। अगर टाइम का फंक्शन है तो एफ को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dt के रेस्पेक्ट में, अपॉन टोटल टाइम रखेंगे। तो टोटल टाइम मतलब क्या, किसका इंटीग्रेशन, dt का ही इंटीग्रेशन होगा। समझ आया क्या, यही तरीका है कभी भी एवरेज वैल्यू निकालने का। तो अगर हमें x का फंक्शन दिया है तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी। यस, एफ एक्स को किसके रेस्पेक्ट में इस बार इंटीग्रेट करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में, अपॉन टोटल dx। बताओ किसी को कोई दिक्कत है एवरेज वर्ड में, एवरेज वैल्यूज कैसे निकालते हैं। यार ये पॉइंट समझ आया या नहीं, पहले बताएं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो बताओ हमारे चैप्टर में किस टाइप के फंक्शंस देखने को मिले हमें, साइन एंड, कॉस, हाँ साइन कॉस एंड स्क्वायर, साइन स्क्वायर। तो हमें इन्हीं की एवरेज वैल्यू क्या करनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। अच्छा मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में सॉल्व नहीं करते रहेंगे तो हमें क्या कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद लर्न करके रखेंगे, क्लियर। तो चले एग्जाम्पल वाइज थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा निकाल लेते हैं, क्लियर। यार समझ आया हम क्या करने वाले हैं, तो देखें, एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्लियर। तो अगर साइन थीटा की निकाल रहे हैं तो फिर कैसे निकालेंगे, याद है क्या करेंगे, डी थीटा के। यस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन
तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? थीटा। थीटा। यार अब लिमिट भी लगानी पड़ेगी ना कि एवरेज वैल्यू कहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं। तो लेट्स से हम एवरेज वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर वन ऑसिलेशन। तो बेटा वन ऑसिलेशन मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक रखना पड़ेगा? 0 to 2 पाई। सबको ये पॉइंट समझ आया ना? तो फॉर वन ऑसिलेशन है इसलिए लिमिट क्या रखेंगे? 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो चलो चेक कर लेते हैं यार वैल्यू क्या आएगी। माइनस को बाहर लिख लिया, cos 2 पाई माइनस cos 0 अपॉन 2 पाई माइनस 0। तो देखो ये क्या आएगा, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 2 पाई मतलब 360 डिग्री। cos 0 भी क्या होता है? 1 1 अपॉन 2 पाई। क्या आंसर आ गया? 0। क्लियर? कोई डाउट क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस का अगर आप वन ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू देखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। तो ये नोट पॉइंट है, इनको एकदम लर्न करते जाएंगे। नोट पॉइंट क्या? नोट पॉइंट क्या? साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सॉरी, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर वन ऑसिलेशन कितनी होगी? इस 0। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? यार बताएं, किसी को कोई डाउट क्या इसमें? अच्छा दूसरा, तो इसका मतलब हमें किसके लिए और चेक कर लेना चाहिए? हाफ के लिए। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा किसके लिए चेक करें अब? फॉर हाफ ऑसिलेशंस। मतलब अब लिमिट क्या रखनी चाहिए हमें? 0 to pi। 0 to 0 पाई। to pi. यस, सो ये हो गया साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो साइन का क्या हुआ? वही चीज सेम माइनस कॉस थीटा, बट अब हम लिमिट क्या रखेंगे? 0 to पाई और नीचे थीटा। लिमिट क्या? 0 to पाई। तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर ले लिया, कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0। तो देखो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। -1. यस, सो देखो क्या आ गया इसका मतलब? -2। सो आंसर क्या आ गया? 2/पाई। और ये यार लर्न रखना है। अभी मैं बताऊंगा क्यों लर्न रखना है, क्यों ये लर्न रखना है, अभी समझ में आ जाएगा। पहले ये नोट समझ में आया क्या? फॉर हाफ ऑसिलेशन, फॉर हाफ साइकिल भी बोलते हैं इसे। फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू sin theta and cos theta is 2/पाई। यहां तक समझ आया कि नहीं? अब देखना इन चीजों का यूज क्या है। ये सॉल्व नहीं करते रहना एग्जाम में, ये दोनों वैल्यूज क्या रखनी है? याद रखनी है। और अब देखना एग्जाम्पल में कैसे हेल्प करेंगी ये वैल्यूज। देखें, समझना। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड from t is equal to 0 to t is equal to t/2, starting from rest। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या?
क्या ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। 0 to t/2 मतलब किसके लिए पूछा है? हाफ ऑसिलेशन के लिए। हाफ ऑसिलेशन के लिए। सो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v, ये होता है a ओमेगा साइन ओमेगा, सॉरी, a ओमेगा cos ओमेगा t। इसमें किसी को कोई डाउट? एंड फॉर हाफ साइकिल cos ओमेगा t की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने इसलिए थीटा लिखा है। ये ब्रैकेट याद है, मैंने बताया था ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एवरेज। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 2/π। तो क्या आंसर आ जाएगा? a ओमेगा इंटू 2/π, मतलब 2a ओमेगा बाई पाई। किसी को कोई डाउट क्या इसमें बताएं? सर अगर कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा ना? हाँ, तब भी यही आएगा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? साइन आएगा। लिमिट क्या रखनी है? 0 to पाई। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सॉरी माय मिस्टेक यार। हाफ ऑसिलेशन में कॉस में गड़बड़ होगा। कॉस में देखें, ग्राफ में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि ये साइन का ग्राफ है, ये वन ऑसिलेशन का है। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू इस पूरी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देती है? कैंसिल। तो जब आप इस पूरे पॉजिटिव सेक्शन का एवरेज लेते हैं तो सिर्फ इस पॉजिटिव सेक्शन का एवरेज क्या आता है? 2/π। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ ये किसका ग्राफ है? साइन थीटा का। लेकिन जब आप कॉस थीटा का ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दें, लिमिट हमें बदलनी पड़ेगी। कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? यहां से। तो कॉस का साइकिल कैसा रहेगा? ये क्या होगा उसका? 1 साइकिल। अभी भी क्या हुआ, ये दो वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली ये बोल दूंगा कि 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करो तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैंने क्या दे दिया 0 से पाई तक, तो 1 प्लस और 1 माइनस, क्या आंसर आएगा? अरे 1 प्लस और 1 माइनस क्या आंसर आएगा? 0 आएगा ना। तो इसमें भी जो हम एवरेज पूछा जाता है 2/π, वो किसका लेंगे? किसी एक सेगमेंट का लेंगे। ठीक है? तो ये जो हाफ साइकिल टर्म आया है ये एक स्पेसिफिक नोटेशन पर आएगा। कब आएगा? अगर मैं बात करूं फॉर 0 to π, तो कॉस का क्या आएगा? कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0। लेकिन अगर मैं कहां से ट्राई करूं, π/2 to 3π/2, तो क्या आंसर आएगा? 2/π। यस, तब आएगा 2/π। तो ये फील रखना है। तो इस क्वेश्चन में नोट करो कि हमने क्या स्टार्ट किया है? रेस्ट से, मतलब कहां से स्टार्ट किया है? एक्सट्रीम से। तो ये मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूँ, यहाँ पर चीजें लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखें, यहाँ पर चीजें स्टार्ट कर देता हूँ। क्या? एट t is equal to 0, it is at rest। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। याद है बताया था स्पीड कहां पर 0 होती है? एक्सट्रीम पर। तो 0 to t/2 का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम तक। समझ आया? तो इसलिए वो 0 नहीं होगा। क्लियर? टिल t is equal to t/2। so it means
it is at other extreme. Clear? तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट किया? फेज कहां से स्टार्ट किया? फ्रॉम 90 डिग्री टू 270 डिग्री। ये समझ आया कि नहीं सबको? ये समझाया था ना यार कि यहां से स्टार्ट कर रहा है मतलब मैक्सिमम स्पीड है, और यहां से स्टार्ट कर रहा है मतलब स्पीड क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब इस तरीके से वो गया और अपोजिट एक्सट्रीम तक गया। क्लियर है? तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि कॉस की वैल्यू हमेशा नहीं होगी, हमें वो लोकेशन देखनी पड़ेगी कॉस की वैल्यू की। क्लियर? तो एक और नोट डाल के यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं देन एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 2/पाई। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा? 2/पाई टाइम्स ऑफ ए ओमेगा। अब इसमें काम की चीज क्या है जो मैं लिखा देता हूं। क्या चीज लिखा देता हूं यहाँ पर कि साइन और कॉस का जो एवरेज वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? क्या आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो? सोचो आपने यहां से यहां तक देखा तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 2/पाई। सोचो किसी ने स्टार्ट यहां से किया और अब 0 to पाई गया, तो अब तो और गड़बड़ हो जाएगी ना। पहली बात तो रिमेनिंग सिर्फ इतना है और अभी थोड़ा सा क्या ऐड हो गया? नेगेटिव भी ऐड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है क्या कि इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करती है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फेज। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बता नहीं सकते हैं क्या कि फॉर t is equal to 0 to t/2 sin omega t plus 5 का एवरेज वैल्यू क्या ये हमेशा 2/पाई रहेगा क्या? नहीं। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन फाई। समझ आया कि नहीं? अगर फाई 0 से शुरू करेगा तो हाफ साइकिल में ऑफ कोर्स ये पूरा साइकिल आ जाएगा ना। अगर बीच में कहीं से किया तो फिर थोड़ा प्लस आएगा और थोड़ा माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? बट फॉर t is equal to 0 to t, ये क्या है? हाफ ऑसिलेशन है, हाफ साइकिल, और ये फुल साइकिल। तो बेटा फुल साइकिल पे तो डिपेंड नहीं करता कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो फुल साइकिल में आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप अगर यहां से भी स्टार्ट करोगे तो इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव और फिर साइकिल जाके यहीं ही खत्म होगा 2/पाई, यहां से स्टार्ट होके यहाँ, तो पूरा ही हमेशा कैंसिल होगा। मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए हमेशा क्या रहेगी? 0। फुल साइकिल के लिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाई। बता यहां तक किसी को कोई डाउट? यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, क्या कि साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू कैसे हो सकती है और कब ये वैल्यू 2/पाई होती है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा जहां से जहां तक हमें दिया होगा। क्लियर? यार यहां तक किसी को कोई डाउट क्या?
तो चले देखें, सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड एवरेज स्पीड from t is equal to 0 to t by 4 for given displacement. ओके, समझ आया क्या? तो इसका मतलब हमें क्या डायरेक्ट आंसर पता होगा क्या इसका? यार बताएं, हमें क्या डायरेक्ट आंसर पता होगा क्या? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? इसे जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे निकालना पड़ेगा। तो कुछ चीजें लर्न रखनी है और कुछ अगर अलग वैल्यू है तो सॉल्व करनी पड़ेगी। एक्स अगर क्या है ए साइन ओमेगा टी, तो वी क्या आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या करेंगे? वी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब बताओ एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे वी की? इंटीग्रेशन किसका फंक्शन है वी? dt dt का फंक्शन है अपॉन इंटीग्रेशन dt। समझ आया? एक तो तरीका ये है, या फिर सिर्फ क्या कर लो cos थीटा का ही निकाल लो वैल्यू। 0 to t/4 मतलब कितना एंगल ट्रेवल किया, ये समझ आया? 0 to t/4 मतलब कितना एंगल ट्रेवल किया 90 डिग्री। तो पूरा लिखने की जगह हम डायरेक्टली सिर्फ किसे कर सकते हैं? थीटा। सिर्फ थीटा को भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें 0 to t is equal to 0 to t/4 मीन्स कितना एंगल ट्रेवल किया? यस, थीटा इज इक्वल टू 0 to 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू हमें किसको इंटीग्रेट करना है? cos थीटा को, और कहां से कहां तक? 0 to 90 डिग्री। तो देखिए एवरेज वैल्यू cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया? माइनस साइन थीटा, और वैल्यू क्या? 0 to 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री मतलब π/2 अपॉन थीटा, लिमिट क्या है? 0 to π/2। तो देखें आंसर क्या आ जाएगा यार? नेगेटिव साइन थीटा का क्या आ जाएगा? π/2 मतलब 1, माइनस 0 मतलब 0, और ये क्या आ जाएगा? π/2। क्लियर? अच्छा सॉरी, cos थीटा का माइनस साइन थीटा नहीं, सिर्फ साइन थीटा आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2/π। तो अब देखो, अब एक्चुअल आपको यहाँ पे समझ में आएगा, बिकॉज ये मैं पूरी मैथमेटिकल टर्म हो गया कि ये जो साइन थीटा और cos थीटा होते हैं ना, इनके अगर सिमेट्रिकल पार्ट को लोगे तो इसका एवरेज भी क्या आएगा? 2/π ही आएगा। अगर इस पूरे सेगमेंट को ले लोगे तब भी क्या आएगा? 2/π ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। तो लेफ्ट वाले का भी आंसर क्या है? 2/π, और राइट वाले का भी 2/π, तभी पूरे का क्या रहेगा? 2/π। जब भी कोई नेगेटिव सेगमेंट ऐड हो जाता है तो वहां पर सब गड़बड़ हो जाता है। तो आगे, अभी यहाँ पर नहीं, बट मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें स्पीड अभी ये स्टार्ट हो रही है, ये थी, हमने सिर्फ कहाँ तक का एवरेज आपसे पूछा? इसका। तो मैंने बताया कि हाफ पार्ट का भी लोगे तब भी क्या आएगा? 2/π। इस हाफ का लोगे तब भी 2/π। अगर मिक्स किया ऐसे यहां तक का, तो आंसर फिर क्या आएगा? डिफरेंट। ये पूरा ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर?
ठीक। अच्छा एक चीज और, ये हम एवरेज स्पीड नहीं निकाल रहे हैं, हम किसका एवरेज निकाल रहे हैं? ये वेलोसिटी है। ये क्या चीज है? वेलोसिटी। अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं सेम चीज। किससे? अगर हमें स्पीड का पूछा है तो किससे? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 0 to t/4 में? बताएं 0 to t/4 में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 0 से 90 डिग्री। एम्पलीट्यूड तक, मतलब a अपॉन टाइम कितना लगा? t/4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4a/t। और t को क्या लिख सकते हैं ओमेगा के टर्म्स में? 2π/ओमेगा। तो 2 कट क्या आ जाएगा? 2/π टाइम्स ऑफ a ओमेगा। तो ये भी मेथड रह सकता है किसको? स्पीड को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। 0 to π/4 को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें जरूरत नहीं है, 1/4 के लिए हम डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। पहले तो हमारे स्पीड रिलेटेड फंक्शन है, दूसरे क्या है हमारे? एनर्जी रिलेटेड फंक्शन। एनर्जी में किस चीज के फंक्शन है? एनर्जी मतलब साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने किनके सॉल्व किए हुए हैं एवरेज वैल्यू? साइन थीटा की। अभी हम किसकी निकाल लेंगे एवरेज वैल्यू? साइन स्क्वायर की। साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ये पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं? वन ऑसिलेशन। तो अभी देखना कि साइन के में स्क्वायर जब आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कभी कैंसिल होंगी क्या वैल्यूज? नहीं। वैल्यूज कैंसिल होंगी क्या? नहीं, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों पार्ट क्या होंगे? ऐड होंगे और हमें इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ आया क्या? तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का एवरेज 0 नहीं होगा, हमें निकाल के लर्न कर लेना है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए बताएं यार साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा? साइन स्क्वायर का डायरेक्ट कर सकते हैं क्या हम? नहीं, किस में कन्वर्ट करते हैं इसे? cos 2 थीटा में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। cos 2 थीटा बाई 2। और ये हो गया डी थीटा इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा। तो चले सबका इंटीग्रेशन लिख देते हैं। 1/2 क्या आ जाएगा बाहर? 1/2 क्या कर लिया हमने बाहर, अब बचेगा 1। तो डी थीटा में 1 का मतलब क्या हुआ? थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2 थीटा। और बाद में ये जो एक्स्ट्रा नंबर होता है उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करते हैं। क्लियर? तो क्या आ जाएगा 2। ये हो गया कहां पर? न्यूमरेटर में। लिमिट क्या रखनी है? 0 to 2π अपॉन क्या है नीचे? थीटा, उसे भी क्या रखना है? 0 to 2π। अच्छा अभी ये रखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, प्रायर नॉलेज को मैं यूज कर लेता हूँ। क्या यार, ये साइन थीटा का जब भी 0 to 2π वैल्यू रखते हैं तो 0 पर भी 0 और 2π पर भी 0। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है? 0। और ऊपर क्या आएगा? थीटा 2π - 0। और नीचे भी थीटा क्या आएगा? 2π - 0।
इसका वन मतलब है आंसर 1 आ 1/2 जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा? हाफ। हाफ। तो याद रखें कि स्क्वायर वाले फंक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कैसा टाइप है, क्या कैसे है, हमेशा फॉर ऑल द लिमिट्स वैल्यू विल बी 1/2। ठीक। तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा फंक्शन है, हम इसे नोट डाल के प्रॉपर याद कर लेंगे। फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या 5 का फर्क पड़ेगा? अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 कर दूं, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या वहां पर? नो सर। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आपने ये सेगमेंट चूज किया तो थोड़ा प्लस माइनस को कैंसिल कर दे, यहाँ पे कैंसिल वाली कभी बात ही नहीं आएगी, सारे क्या है हमेशा प्लस। तो फर्क नहीं पड़ता कि कैसा पॉइंट हो, फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 कुछ एक्स्ट्रा ऐड है और cos square omega t plus pi. For any interval of time, this have average value 1/2. इन सबकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। क्लियर? तो चले देखें, सॉल्व कर लेते हैं। क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी देन? इसका मतलब किसका एवरेज लेना पड़ेगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में किसका, साइन का फंक्शन होता है या कॉस का? कॉस स्क्वायर। इसका एवरेज लेंगे तो कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या आ जाएगा? 1/2। बाकी तो क्या है, पूरा 1/2. कांस्टेंट है। इसका मतलब एवरेज वैल्यू कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी की? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद रहेगा, गलती तो नहीं करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी देन? साइन का भी फंक्शन क्या होता है? एवरेज वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों कितनी होती हैं? सेम होती हैं। 1/4 1/4। ठीक। लेकिन ये किस चीज का फंक्शन है? टाइम का। तो इसका मतलब इनकी जो एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये दोनों होती हैं। तो ये दोनों वैल्यूज किसके रेस्पेक्ट में है एवरेज? टाइम के रेस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम किसके रेस्पेक्ट में देख लें, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यार इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो यहाँ पर किस चीज का फंक्शन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। याद है एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन अपॉन दैट फंक्शन। क्लियर? तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? x³/3 अपॉन x। तो एक x कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा? x²/3। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 1/3 टाइम। जस्ट मिनट। ओके, इसे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से भी फील कर सकते हैं। जरा सोचो, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है?
हाँ मतलब किसका, पोटेंशियल एनर्जी किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब जरा समझो क्या लगता है किसमें एरिया ज्यादा है। अगर ये होता स्ट्रेट लाइन तो दोनों का एरिया क्या होता, सेम, बट देखो पोटेंशियल एनर्जी कम है। समझ आया, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और जबकि अगर मैं इसे फिल करूं तो ये पूरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट पे देखेंगे तो किसका एवरेज ज्यादा आएगा, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का आएगा। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो अपन इसको लर्न करते हैं सॉल्व करके, यहाँ से फिगर से, कि एवरेज के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो कितना, 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल। और जबकि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी ये कितनी आती है, 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल। ये मैंने अभी जस्ट आपको सॉल्व करके दिखाया कि अगर सिंपल एक्स स्क्वायर फंक्शन होगा तो क्या होगा। यहाँ पे पूरा हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट अगर सिंपल एक्स स्क्वायर है तो जस्ट अभी आपने देखा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसकी एवरेज वैल्यू, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 3, तो मतलब इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि एवरेज वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों की कितनी होती है, हाफ हाफ, जबकि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू होती है 2/3 टाइम्स और इसकी जस्ट 1/3 टाइम्स। क्लियर, तो चाहिए तो यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हैं 2/3, तो 2/3 इंटू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या दिखेगी 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या दिखेगी 1/3 इंटू हाफ, सो मतलब कितनी दिखेगी 1/6 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, और इसे बहुत ही सिंपल तरीके से ग्राफ से समझ सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसका एवरेज है, और ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों के रिलेशन को देख सकते हैं कि वैल्यू वाइज कौन ज्यादा होगा। तो यार आज जो भी एवरेज वैल्यू पर बातें हुई हैं वो आपको यार लर्न करनी पड़ेंगी काफी। ठीक है, तो इन सबको रिवाइज करके रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ दो ही काम की बातें याद रखनी है, साइन कॉस की फुल सर्किल के लिए क्या होती है, एवरेज 0, हाफ सर्किल के लिए 2/π, लेकिन ये क्या करती है, डिपेंड करती है, कहीं बीच में नेगेटिव तो नहीं आ गया, समझ आया ना। फुल सर्किल में तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन हाफ सर्किल में चेक करना है कि कहीं नेगेटिव तो नहीं आ गया। तो अगर आप इतने में हाफ में चेक करेंगे तो वही आंसर आएगा, इस हाफ में चेक करेंगे तो वही आएगा, लेकिन अगर ये हाफ चेक करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा। फिर साइन स्क्वायर में डिपेंड नहीं करता कि कहां पर चेक कर रहे हो, हमेशा क्या रहेगा, एवरेज हाफ। क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ से एसएचएम के सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस टाइप के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। सिंपल सी बात करें अगर, फाइंड द पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो बताओ क्या सॉल्व करेंगे, फिर बताएं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए।
एक ऐसी पोजीशन जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है सेम, बट क्या मैं इसका साइन थीटा वाला फॉर्मूला लिखूंगा क्या? नहीं नहीं। X क्या पूछा है? पोजीशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा कैंसिल आउट, क्या आ गया? तो ये इस तरफ आ जाएगा, कितना हो गया? 2x स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? a स्क्वायर बाई 2। अभी क्या ले लेना चाहिए हमें? स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A/√2 तो a बाई रूट 2 यानी कि 0.707 टाइम्स ऑफ a। सो याद है मैंने बताया था कि ग्राफ अच्छे से देखो, ये दोनों ग्राफ क्या हाफ में कट कर देते हैं क्या? नहीं, कहां पर कट करते हैं? 0.70 क्लियर है? ठीक है, चाहिए तो ये ग्राफ बना देते हैं, थोड़ा सा माइंड में रहेगा। ओके, सो ये जो मिडिल लाइन है a/2 पर ऐसा नहीं होता है। ये जो इक्वेट होते हैं ये कहां पर होते हैं? 0.7a पर। क्लियर? या फिर a/√2 बोल सकते हैं। यार ये क्लैरिटी आया, समझ आया सबको? तो इस Yes, टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन ही फ्रेम किए हुए हैं आपको बाकी सारे पार्ट में। तो थोड़े से और देखते जाते हैं क्वेश्चन इन्हीं सबसे रिलेटेड, वेलोसिटी, टाइम, इन सबसे रिलेटेड। फाइंड और SHM starting from mean, position find after how much time its speed will become half। समझ आया? half of maximum speed and where। तो देखो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछे हैं। क्या पूछा है? हाउ मच टाइम एंड वेयर। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्पीड कितनी हो गई है? v max बाई 2। तो जब टाइम निकालना है तो किसका फंक्शन यूज करेंगे? अरे बताए, टाइम निकालना है तो sin अरे मतलब हाँ थीटा वाला, टी वाला। तो क्या फॉर्मूला होता है v का, अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो? a sin omega t। यस, सो x रहेगा a sin ओमेगा t बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, तो इसका मतलब x क्या रहेगा? a sin ओमेगा t। सो v क्या रहेगा? A omega cos omega cos ओमेगा t। रख देते हैं यार, ये क्या हुआ? a ओमेगा cos ओमेगा t। v मैक्सिमम कितना होता है? a ओमेगा। v मैक्स कितना होता है? a ओमेगा। तो a ओमेगा का चेक करो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है बताएं? 60 डिग्री। सो ये वैल्यू होती है cos 60 डिग्री, मतलब पाई बाई
3, तो cos हट गया, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई t, और ये कितना है पाई बाई 3, तो आंसर क्या आ गया कितने टाइम बाद t बाई 6 टाइम बाद। t क्या है ठीक है, टोटल टाइम पीरियड है, क्लियर ना। यार पॉइंट समझ आया इस तरीके से। Yes. अच्छा लेट से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्या सॉल्व करना है, ये हमने किस लिए सॉल्व किया है, फॉर टाइम। अगर हमें क्या सॉल्व करना होता, पोजीशन, तो क्या सॉल्व करते हैं, V is equal to omega root E square. यस, तो इसका मतलब अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, v का x के टर्म्स वाला, मतलब ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ आया, इज इक्वल टू कितना है ये v मैक्स ये ओमेगा बाई 2। तो चलो सॉल्व कर दें, ओमेगा क्या हुआ कैंसिल आउट, दोनों साइड का क्या कर दें स्क्वायर कर दें, समझ आया ना। तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 3a बाई 4 4, तो समझ आ गया ना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √3/2. √3/2। तो इस पोजीशन पर जाकर क्या हो जाएगी उसकी स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्लैरिटी समझ में आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली करना है, यार बताएं, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes. ओके गुड, ठीक है। अगर कभी दो टर्म पूछे लाइक सपोज उसने क्या पूछा हुआ है एवरेज स्पीड पूछा हुआ है टिल मिड वे, ठीक, तो दो टर्म समझ लेना, इन्हें सिंपल वे पे भी हम कर सकते हैं, क्या एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम, और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी है तब बताएं एवरेज वेलोसिटी, तो फिर क्या लिखेंगे total displacement by time. यस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखना भी क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, तुरंत आ जाएगी वैल्यूज। सपोज हमें क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली अभी क्या फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस तो दिख रही है कितनी कवर की उसने 0 से a/2, क्या प्रॉब्लम है हमें क्या निकालना है displacement time टाइम निकालना है। तो समझ आया ना कि क्या टारगेट करना चाहिए, हमें क्या सॉल्व करना चाहिए Yes. टाइम। सो क्या निकालेंगे टाइम टू रीच x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2, बताओ किसे इक्वेट करेंगे इसका मतलब समझ आया, और x को क्या लिख देंगे a/2, कोई डाउट क्या, हमें दिया था कि यहां तक हमें पहुंच के टाइम निकालना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा एग्जांपल, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है 1/2, बताओ 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है
30 डिग्री की मतलब पाई बाई 6 की, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। यहाँ पे लिख लो यार, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, और 30 डिग्री को पाई में कैसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 6, जिसे क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, पाई पाई कैंसिल आउट, टी की वैल्यू कितनी आ गई टी बाई 12। क्लियर। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं उसकी एवरेज स्पीड। सो देन एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, A v by विल बी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की a/2 अपॉन टाइम कितना लगा t बाई 12, तो क्या आ जाएगा a बाई 60। सो मे बी ऑप्शन ऐसे भी दिख सकता है, या फिर t को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा 2 पाई बाई ओमेगा में। तो आंसर क्या आ सकता है a ओमेगा बाई 6 हाँ 6 या सॉरी 6 ऊपर आएगा। तो फिर से t को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो क्या आ जाएगा 3a ओमेगा बाय पाई। तो अभी आइडिया समझ में आया कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। सिर्फ हमें क्या ध्यान देना चाहिए, टाइम निकालना। क्लियर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर 0 to t/2। क्लियर। तो इसका मतलब कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब बात आएगी किसकी एवरेज स्पीड की, तो डिस्टेंस कितनी कवर की होगी 0 to t/2, मतलब क्या किया होगा उसने, यहाँ से SHM स्टार्ट की, पहले गया होगा यहाँ तक, कितने टाइम पे पहुंच जाता है वो एक्सट्रीम पे t/4 पे, और इसका मतलब और रिटर्न भी आया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, तो ये हो गया और एक्स्ट्रा t/4, टोटल टाइम कितना हो गया t/2। तो यार उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, a प्लस ए ना, और टाइम कितना लगा t/2, तो कितना आ गया 4a बाई टी, और उसे क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो क्या आ जाएगा 2a बाय 5। लेकिन अगर हमें क्या पूछा होता है एवरेज वेलोसिटी, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 0। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी 0। तो ये दो चीजें ध्यान देनी है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो आप इसी लॉजिक से निकालें, ये सबसे बेस्ट लॉजिक रहेगा। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये सेटअप समझ आया कि ये जो ऑसिलेटर है ये किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा
अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कि ये बॉक्स डिटैच ना हो, कांटेक्ट ना लूज करे। मतलब बताओ कब ये बॉक्स कांटेक्ट लूज करता है, कोई भी चीज कांटेक्ट कब लूज करती है, बताएं। When F net is not equal to 0. नहीं, कांटेक्ट लूज मतलब नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए जब जीरो हो जाए, मतलब कैसी फील आए, वेटलेस या फिर फ्री फॉल की कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिस्टम क्या हो जाए, G. जी या फिर जी से ज्यादा अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो कांटेक्ट लूज कर देगा। तो कांटेक्ट लूज वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या ध्यान देना है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन किससे ज्यादा होना चाहिए, जी से ज्यादा होना चाहिए। तो कांटेक्ट क्या कर देगा, वो लूज कर जाएगा। और हमें पता है कि मैक्सिमम कब होता है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, सॉरी एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। तो फील करें कि ये बॉक्स जब ऊपर जा रहा होगा, एकदम इलोंगेट हो गया होगा, और सडनली तेजी से अगर ये कंप्रेस कर गया, तो उस इंस्टेंट पर ये बॉक्स क्या कर देगा, फील करेगा, कांटेक्ट लूज फील करेगा। इसका मतलब ये एसएचएम में कि अगर ए मैक्स जो कि वैल्यू कितनी होती है, ए मैक्स की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, अगर ये किससे ज्यादा हो जाए, जी से ज्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा, तो उसके कांटेक्ट में जो भी रखा होगा वो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट लूज कर देगा। समझ आया। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 0. नहीं. नहीं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालेंगे ना, रूट जी बाई ए। क्लियर। वेयर ओमेगा इज मैक्स फ्रीक्वेंसी टिल कांटेक्ट, जब तक कांटेक्ट क्या है, मेंटेन है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इससे अगर ज्यादा हुआ फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, वो कांटेक्ट लूज कर देगा। ये टर्म समझ आया या नहीं, बताएं सबको। यार ये टर्म समझ आया कि नहीं, कि अगर ये बॉक्स आप अपने हाथ में रखे हो, सोचो आप अपने हैंड पे ये बॉक्स रखे हो, और आप अपने हैंड को बहुत तेजी से नीचे की तरफ लोअर करो, किस एक्सेलरेशन से, जी से भी ज्यादा से करो, तो ये बॉक्स लीव कर जाएगा ना कांटेक्ट। लिफ्ट वाला एग्जांपल याद है या नहीं, बताएं यार। Yes. बताएं यार, समझ आया या नहीं। यस ठीक है, तो ये लीव कांटेक्ट का एक अच्छा एग्जांपल है, इसे माइंड में रखना। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिए हुए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा एग्जांपल करेंगे, बट तब तक आप लोग क्या स्टार्ट कर दें, सॉल्विंग स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन 1 to 45 तक सॉल्व कर लें। ओके, चलिए रिवाइज कर लेंगे नोट्स, आज के लिए इतना काफी है। ओके Yes. ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye.